प्रिय छात्रों, वैद्युत चालन और प्रतिरोध में हमारे 3 लेक्चर हो चुके हैं। आज चतुर्थ लेक्चर है। हम वैद्युत धारा, उसका पदार्थों में किस प्रकार से प्रवाह होता है, वैद्युत चालन और ओम के नियम के बारे में पिछले लेक्चर में इंट्रोडक्शन प्राप्त कर चुके हैं। आज हम वैद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूले का जो कंसेप्ट है, ठीक है, वो तो हमारा पिछले जो हमने ओम का नियम पढ़ा है उसी से निकला है। हमने उसमें देखा था कि किसी भी चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा का जो अनुपात है वो एक नियत राशि होता है, बशर्ते कि चालक का ताप और आमाप अर्थात भौतिक अवस्थाएं नियत रखी जाए। और उस अनुपात को हमने पिछले जब ओम का नियम पढ़ा था तब भी बताया था मैंने आपसे कि उस अनुपात को हम वैद्युत प्रतिरोध के नाम से जानेंगे। वैसे यदि कंसेप्ट के हिसाब से देखा जाए कि वैद्युत प्रतिरोध है क्या, तो देखिए तब भी किसी चालक में धारा प्रवाहित होगी। सपोज करो ये हमारे पास कोई चालक तार है, इसकी जो लंबाई है वो L है और ये इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्र है। यदि हम इसके सिरों पर विभवांतर आरोपित करें तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण इसमें वैद्युत चालन प्रारंभ हो जाएगा। मुक्त इलेक्ट्रॉन तब इसके अंदर एक निश्चित दिशा में गतिशील होंगे। तो निश्चित है कि वो परस्पर आपस में पदार्थ के अणुओं परमाणुओं से भी टकराएंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि वैद्युत चालन के समय मुक्त इलेक्ट्रॉनों के मार्ग में पदार्थ के द्वारा एक वैद्युत अवरोध उत्पन्न होगा और उस वैद्युत अवरोध को ही हम वैद्युत प्रतिरोध के नाम से यहां पर जानेंगे। अर्थात मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में परस्पर और पदार्थ के अणुओं परमाणुओं से टक्कर के कारण उत्पन्न अवरोध ही वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। यदि हम वैद्युत प्रतिरोध की एसआई यूनिट पर जाएं तो यहां पर आर की यूनिट यदि हम वोल्ट अपॉन एम्पियर से निकालें तो हम इसकी यूनिट वोल्ट पर एम्पियर लिखेंगे, एसआई यूनिट। ओके, लेकिन हम इसको वोल्ट पर ना एम्पियर कहकर हम इसको ओम चार साइमन ओम के नाम से इसका नामकरण करा गया है, ओम लिख देते हैं। तो वैद्युत प्रतिरोध की जो एसआई यूनिट है वो ओम है और इसको हम एक ग्रीक अक्षर ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो तब भी अब हम आगे चैप्टर्स में वैद्युत प्रतिरोध की यूनिट का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर हम ओम या फिर ओमेगा, इसको इससे हम रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, अब आती है वैद्युत प्रतिरोध की निर्भरता, कि वैद्युत प्रतिरोध किन किन घटकों पर निर्भर करता है।
वैद्युत प्रतिरोध की विभिन्न घटकों पर निर्भरता है। विभिन्न घटकों पर निर्भर। देखिए, दो तीन फैक्टर्स तो हम सिंपल वे में ही समझ सकते हैं। जैसे पहले हम देखना चाह रहे हैं लंबाई पर, चालक की लंबाई पर। देखिए, यदि आपके ये समझ में आ गया है कि वैद्युत प्रतिरोध वास्तव में है क्या, जैसे कि हमने बताया, फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के मार्ग में परस्पर और चालक के अणुओं से टक्कर के कारण पदार्थ के द्वारा उत्पन्न वैद्युत अवरोध। तो इसके आधार पर आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि चालक की लंबाई जितनी ज्यादा होगी उतना ही मुक्त इलेक्ट्रॉन के मार्ग में ज्यादा अवरोध उत्पन्न होगा। किसी भी आप यदि पथ पर चल रहे हैं, एक सिंपल सी बात है वैसे भी, और उसमें कांटे या कुछ भी बिछे हुए हैं, तो आप जितना पथ अधिक तय करेंगे उतना ही अवरोध आपको ज्यादा पार करना पड़ेगा, ज्यादा सहन करना पड़ेगा। बिल्कुल सेम वही कंडीशन है। अर्थात हम कह सकते हैं कि वैद्युत प्रतिरोध चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। तो एक है, जितनी ज्यादा लंबाई होगी मुक्त इलेक्ट्रॉनों के मार्ग में उतना ही ज्यादा अवरोध उत्पन्न होगा, टक्करें उतनी ही ज्यादा। क्लियर? दूसरा, सेकंड, चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्र पर, चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्र। देखिए, ये कंसेप्ट भी बिल्कुल क्लियर है कि जब मुक्त इलेक्ट्रॉन किसी भी अनुप्रस्थ काट क्षेत्र से गुजर रहे हैं तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्र जितना ज्यादा मिलेगा उतने ही उसमें से मुक्त इलेक्ट्रॉन आसानी से गुजर सकते हैं। ये बिल्कुल ठीक उसी प्रकार है जैसे कोई आपकी कक्षा है, कक्षा का गेट यदि छोटा है और आप स्टूडेंटों को एक साथ बाहर निकलने के लिए कह दिया जाए तो छोटे गेट में से पार होते समय आप परस्पर ज्यादा टकराएंगे। लेकिन यदि गेट बड़ा कर दिया जाए, ये चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्र की तरह, तो आप उस पूर्व स्थिति के बनस्पत आसानी से बाहर निकल सकते हैं। अवरोध अब आपस में कम होगा, टक्करें कम होंगी। कहने का तात्पर्य यह है कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्र बढ़ने से वैद्युत प्रतिरोध का मान घटेगा, कम होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं R प्रोपोर्शनल टू 1/A, अर्थात वैद्युत प्रतिरोध का मान अनुप्रस्थ काट क्षेत्र के व्यतिक्रमानुपाती होता है। यदि हम इन दोनों को कंबाइन कर दें, दोनों रिजल्टों को, फर्स्ट प्लस सेकंड को, तो अब हम कंबाइंड रूप से कह सकते हैं कि R प्रोपोर्शनल टू L/A, कि वैद्युत प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती और अनुप्रस्थ काट क्षेत्र के व्यतिक्रमानुपाती होता है। यदि हम प्रोपोर्शनल चिन्ह यहां पर हटाना चाहें तो हम इसको R इक्वल टू एक समानुपाती नियतांक कांस्टेंट आ जाएगा L/A, रो L/A। यहां पर जो हमने रो समानुपाती नियतांक प्रयुक्त किया है, ये विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाएगा चालक का। विशिष्ट प्रतिरोध
या फिर हम इसे प्रतिरोधकता भी कहेंगे। प्रतिरोध स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी, विशिष्ट प्रतिरोध, हम इसको इंग्लिश में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, और प्रतिरोध दैट मीन्स रेसिस्टिविटी। विशिष्ट प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति और ताप पर निर्भर करता है। यह भी आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि जो विशिष्ट प्रतिरोध है, जिसे हम रो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसकी निर्भरता पदार्थ की प्रकृति और ताप पर करती है। ये विशिष्ट प्रतिरोध। अब यदि हम इनको कंबाइंड करें, जो अब तक हमने पढ़ा है, तो अब हम कह सकते हैं कि जो प्रतिरोध है वो मुख्यतः 4 घटकों पर निर्भर करता है। लंबाई पर हम देख चुके हैं, अनुप्रस्थ काट क्षेत्र पर, पदार्थ की प्रकृति पर और ताप। तो इस प्रकार से वैद्युत प्रतिरोध की हम जो निर्भरता है, आर की निर्भरता, मुख्यतः एक लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट क्षेत्र पर, पदार्थ की प्रकृति पर और एक ताप पर। इसके अलावा एक फैक्टर और प्रभावित करता है विद्युत प्रतिरोध को, अशुद्धि पर, कि हम अशुद्धि यदि किसी पदार्थ में मिलाते हैं, किसी प्रकार की भी अशुद्धि पर, तो उस पदार्थ की प्रतिरोधकता अर्थात उसका जो वैद्युत प्रतिरोध है वो परिवर्तित हो जाता है। सही है। ये मिलाए गए पदार्थ की अशुद्धि पर डिपेंड करेगा कि उससे पदार्थ की प्रतिरोध किस प्रकार से प्रभावित होगा। ये फैक्टर्स अलग है, इसको हम फिलहाल जब आगे फिजिक्स पढ़ेंगे उसमें डिटेल में इसके बारे में आ जाएगा। सही है। तो 5 घटक आगे प्रतिरोध को प्रभावित करने वाला: लंबाई, अनुप्रस्थ काट क्षेत्र, पदार्थ की प्रकृति, ताप और अशुद्धि। सही है। अब यहां पर ताप पर निर्भरता को हम थोड़ा जो डिटेल से देखेंगे कि ताप पर निर्भरता किस प्रकार होगी। ताप पर निर्भरता, डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर। इसको हम इस प्रकार से परिभाषित करते हैं कि प्रतिरोध में जो परिवर्तन है वो अनुक्रमानुपाती होता है प्रारंभिक प्रतिरोध और ताप परिवर्तन के। यहां पर जो आर, ये देखिए डेल्टा टी तो ताप में परिवर्तन है, और R0 किसी निर्देश बिंदु पर, जो जिसे हम प्रारंभिक ताप मान के चलेंगे, निर्देश बिंदु पर प्रारंभिक प्रतिरोध है। निर्देश बिंदु पर, इसे आप अच्छी तरह समझ लें, निर्देश बिंदु पर प्रतिरोध। अब निर्देश बिंदु हमारी स्वेच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। क्या है? नॉर्मली हम निर्देश बिंदु या तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड मानते हैं या फिर हम इसको 273 केल्विन कहते हैं, एक ही बात है। या फिर कमरे के ताप पर लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और केल्विन पैमाने पर यदि हम लेके चलेंगे तो
293 केल्विन। तो वैद्युत प्रतिरोध की ताप निर्भरता इस समीकरण से प्रदर्शित की जाती है। इसे हम समीकरण नंबर 1 नाम दे सकते हैं। नंबर 1। यदि हम प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाएंगे यहां पर तो एक कांस्टेंट आ जाएगा। तो इस समीकरण का रूप नेक्स्ट जो है वो इस प्रकार से हो जाएगा, इंप्लाई दैट डेल्टा आर बराबर R0 इंटू एल्फा इंटू डेल्टा टी। यहां पर जो एल्फा एक नया समानुपाती नियतांक आया है, इसे हम प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। प्रतिरोध ताप गुणांक, ये टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब हम इसको कई अन्य प्रकार से भी लिख सकते हैं समीकरण को। देखो, अब वो केवल लिखने का तरीका है। जैसे मान लेते हैं किसी निर्देश बिंदु पर हमने प्रतिरोध R0 माना, T ताप पर प्रतिरोध RT माना, तो इस समीकरण को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, RT माइनस R0 बराबर R0 इंटू एल्फा इंटू डेल्टा टी। ये तो फिर समीकरण को लिखने के फिर कई अनेक रूप हो जाएंगे। तो कई जगह आप समीकरण को इस रूप में भी लिखा देखेंगे, जो हम ये दिखा रहे हैं, ये वाली समीकरण का एक रूप ये भी हो जाएगा। और यदि हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो इंप्लाई दैट एक रूप इसका ये भी हो जाएगा, RT बराबर R0 प्लस R0 इंटू एल्फा इंटू डेल्टा टी। दैट मीन्स इंप्लाई दैट T ताप पर जो वैद्युत प्रतिरोध है वो R0 इंटू 1 प्लस एल्फा इंटू डेल्टा टी। तो एक समीकरण का रूप ये। ये सभी समीकरणें वैद्युत प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता को प्रदर्शित करती हैं। ये सभी निकली हुई हैं एक दूसरे से। ओके, इस समीकरण का रूप आप एक और देखेंगे कई बार यूज करते समय। देखिए, ये सभी लगता है कि डिफरेंट समीकरण है, जबकि डिफरेंट नहीं है। वो सब केवल इसी कॉन्सेप्ट से निकली हुई है जो हम ये लेकर चले हैं। सही है। इसका एक रूप और देखने को मिल जाएगा आपको, और वो ये कि RT बराबर R0 इंटू 1 प्लस एल्फा इंटू टी। ठीक है, डेल्टा टी के स्थान पर टी। यदि हम निर्देश बिंदु का ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड ले, सही है, तो फिर ये डेल्टा टी बराबर डायरेक्ट टी के हो जाएगा। तो ये एक समीकरण का रूप ये भी है, ये कोई अलग समीकरण नहीं है। केवल आपको ये ध्यान रखना है कि इस समीकरण में निर्देश बिंदु का ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड लिया गया है। तो टी ताप पर उसका वैद्युत प्रतिरोध हम इस समीकरण से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहां पर एक बात आपको मुख्य नोट करनी है, वो ये कि प्रतिरोध ताप गुणांक को हम कैसे परिभाषित करें। ये प्रतिरोध ताप गुणांक को, तो देखिए, प्रतिरोध ताप गुणांक को हम समीकरण 2 से परिभाषित कर सकते हैं। कैसे? यदि हमें डेफिनेशन निकालनी है तो देखिए, समीकरणों से जितनी भी डेफिनेशन है वो सारी समीकरणों से निकाली जाती हैं। प्रतिरोध ताप गुणांक, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बराबर हम लिख सकते हैं डेल्टा R अपॉन R0 इंटू डेल्टा टी। अब यदि डेल्टा टी बराबर, अर्थात ताप में परिवर्तन,
डेल्टा टी बराबर हम यूनिट ले लें। एक चीज का और ध्यान रखेंगे आप, और वो ये कि जो ये समीकरण ताप में परिवर्तन चाहे हम डिग्री सेंटीग्रेड में मेजर कर रहे हैं चाहे केल्विन मेजर कर रहे हैं, रिजल्ट पर कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों हम यहाँ पर परिवर्तन देख रहे हैं। तो परिवर्तन डिग्री सेंटीग्रेड में जितना परिवर्तन प्राप्त होगा हमें यहाँ पर ताप में, उतना ही परिवर्तन डिग्री केल्विन में प्राप्त होगा। यदि ताप में परिवर्तन 10 डिग्री सेंटीग्रेड है तो केल्विन में भी वो 10 ही आएगा, इसलिए रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हम चाहे केल्विन पैमाना यूज कर रहे हैं समीकरण में चाहे सेंटीग्रेड पैमाना यूज कर रहे हैं। ठीक, एक तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा मैं ये कह रहा था कि यदि डेल्टा टी बराबर 1 है अब एल्फा बराबर कितना बचा, डेल्टा आर अपॉन आर जीरो। डेल्टा आर क्या है, प्रतिरोध में परिवर्तन, आर जीरो क्या है, प्रारंभिक प्रतिरोध। तो क्या आ गया है, प्रतिरोध में अनुपातिक परिवर्तन, अर्थात डेल्टा आर अपॉन आर जीरो प्रदर्शित करेगा प्रतिरोध में अनुपातिक परिवर्तन, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस। ओके, अब यदि हम इसको एक शब्दों में लिख दें तो यही प्रतिरोध ताप गुणांक की परिभाषा हो जाएगी, अर्थात किसी ताप परास के अंतर्गत प्रति एकांक ताप परिवर्तन के लिए प्रतिरोध में अनुपातिक परिवर्तन उस पदार्थ का प्रतिरोध ताप गुणांक कहलाता है। यदि यूनिट की बात आती है तो डेल्टा आर अपॉन आर जीरो यूनिटलेस क्वांटिटी हो जाएगी और इसकी यूनिट हो जाएगी डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स कह दो या पर डिग्री सेंटीग्रेड कह दो, यूनिट ऑफ एफ। डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स या पर डिग्री सेंटीग्रेड या फिर केल्विन इनवर्स, यदि केल्विन में ना आप मेजरमेंट कर रहे हैं तो ये इसकी यूनिट हो जाएगी। और यहीं पर आपको एक तथ्य और ध्यान रखना है आगे पढ़ते समय, और वो ये कि देखिए अनेक प्रकार के आपके पास, जैसे यहां पर हमने कहा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ऐसे ही कहीं आएगा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम, अर्थात आयतन से संबंधित गुणांक, जिसे हम आयतन ताप गुणांक कहेंगे। ऐसे ही कहीं पर अनुदैर्घ्य ताप गुणांक आएगा लंबाई से संबंधित, कहीं पर दाब गुणांक आएगा। ये प्रतिरोध के स्थान पर उस प्रॉपर्टी का नाम लिखते चले जाएंगे हम, दाब, आयतन, सबकी परिभाषा लगभग सेम ही रहेगी। जैसे आयतन प्रसार गुणांक या क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, ये वहां पर प्रसार गुणांक कह देंगे हम, ये ताप गुणांक की जगह, क्योंकि ताप से वॉल्यूम और क्षेत्रफल प्रभावित होते हैं किसी भी पदार्थ के। तो वहां पर इसी प्रकार से वो जो इनके संबल हैं वो चेंज हो जाएंगे। जैसे हमें आयतन प्रसार गुणांक डेल्टा वी अपॉन वी इंटू डेल्टा टी, आयतन प्रसार गुणांक। ऐसे क्षेत्रीय प्रसार गुणांक डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा टी। अनुदैर्घ्य प्रसार गुणांक ये आपने 11th में पढ़ चुके हो आप, तो ये बिल्कुल उसी प्रकार इनको भी ऐसी परिभाषित किया है आपने। तो इस फैक्टर्स को आप यहां पर ध्यान रखना। दूसरा, अब आपको यहां पर दो मुख्य चीजें ध्यान रखनी है। एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये समीकरण आपने यहां पर लिखी है, ये मुख्यतः ये वाली, ये केवल लागू होती है समांगी समदेशिक एक समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्र के चालक पर। समांगी समदेशिक एक समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्र के चालक के लिए
ये समीकरण यूज होती है। अर्थात फॉर होमोजेनियस आइसोट्रोपिक मीडियम ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो आज हमने वैद्युत प्रतिरोध के बारे में डिटेल से विस्तार से इसका अध्ययन किया है, और ये आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा जो चालकता है, अर्थात सबसे कम वैद्युत प्रतिरोध वो Ag का होता है, सबसे कम। उसके बाद में कॉपर आता है। कॉपर का प्रतिरोध Ag से कुछ अधिक होता है। फिर गोल्ड Au और फिर Lu। तो सबसे कम प्रतिरोध चांदी और फिर एल्यूमिनियम। ये प्रतिरोध केवल मैंने कंपेरेटिवली लिखे हैं, ये नहीं कि एल्यूमिनियम का प्रतिरोध बहुत अधिक है, लेकिन कंपेरेटिवली सबसे कम प्रतिरोध चांदी, उसके बाद में कॉपर, फिर सोना और फिर एल्यूमिनियम। सोने को तो हम चालक के रूप में प्रयोग मोस्टली कर ही नहीं सकते क्योंकि कॉस्टली है, इसलिए हम इसको तो ऑप्शन को समाप्त कर देते हैं। चांदी है, इसको भी हम नॉर्मली चालक तार के रूप में यूज नहीं कर सकते। अब हमारे पास दो बचते हैं, कॉपर और तांबा, इसलिए हम मोस्टली जो ये बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं हम कॉपर और एल्यूमिनियम यूज करते हैं। और इसमें भी सबसे ज्यादा मात्रा में चूंकि एल्यूमिनियम मिलता है तो हम एल्यूमिनियम ज्यादा यूज करते हैं एज ए कंडक्टिंग वायर। वैसे बेस्ट एल्यूमिनियम और कॉपर, दोनों कंप्लीटली हम बराबर यूज करते हैं। तो इतना आज हमने देख लिया। अब कल के लेक्चर में हम विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता के बारे में अध्ययन करेंगे। आपको एक चीज और ध्यान रखना है जो मैं नोट कर रहा हूं कि आप कोई भी जो लेक्चर है उसकी वीडियो को आप पूरा नहीं देख रहे हैं, आप वीडियो को पूरा देखिए, बार बार देखिए, तब भी समय मिले उसको रिपीट कीजिए, तो जो टॉपिक है वो क्लियर आपका तैयार हो जाएगा और आपको किसी भी अदरवाइज अन्यथा हेल्प की आवश्यकता नहीं।